हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी जो सीरीज़ चल रही है फ्रिक्शन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस फॉर आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस, तो इस सीरीज़ के हम ऑलरेडी 3 लेक्चर कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दिए हैं, वहाँ से उन लिंक्स को फॉलो करके वो लेक्चर्स देख सकते हैं। एंड आई एम श्योर जिस तरह से आप इस लेक्चर को एंजॉय करने वाले हैं उसी तरह से आप उन लेक्चर्स को भी एंजॉय करेंगे। जिस तरह से ये लेक्चर आपके लिए प्रिपरेशन के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, उसी तरह से वो लेक्चर भी आपकी प्रिपरेशन के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ होमोजेनियस चेन ऑफ लेंथ L lies on a table. The coefficient of friction between the chain and the table is mu. The maximum length which can hang over the table in equilibrium. ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक चेन है जिसकी लेंथ है कैपिटल L, उसका कुछ पार्ट टेबल से नीचे लटका हुआ है क्योंकि चेन जो रखी हुई है टेबल पे रखी हुई है। तो हमें ये बताना है कि चेन का कौन सा कितना मैक्सिमम पार्ट हैंग कर सकता है। तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में क्वेश्चन में चल क्या रहा है। तो ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है, ये टेबल है, ठीक है। यहां रख देते हैं हम चेन बना देते हैं। और लेट सपोज कि कुछ हिस्सा में से, मतलब ये वाला हिस्सा इसका नीचे है। हमें गिवन है कि चेन की जो लेंथ है वो है L, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो उसका Y पोर्शन है वो नीचे लटका हुआ है। तो Y नीचे लटका हुआ है तो ये वाला जो पोर्शन है जो टेबल पर रेस्ट करेगा वो कितना हो जाएगा, L माइनस वाई। तो यहाँ लिख लेते हैं लेट Y पोर्शन ऑफ चेन इज हैंगिंग। चेन का Y पोर्शन हैंग कर रहा है, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट यानी कि L माइनस वाई पार्ट जो है वो रेस्ट करेगा किस पर, टेबल पर। हैंस L माइनस वाई पार्ट इज रेस्टिंग ऑन टेबल। ये टेबल पर क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। कंसीडर कर लेते हैं जो L लेंथ है उसके लिए जो चेन का मास है वो M है, ठीक है। तो कंसीडर for L length, for capital L length, mass of chain जो है L लेंथ के लिए वो है कैपिटल M या M। तो 1 लेंथ के लिए कितना होगा, 1 लेंथ के लिए हो जाएगा कैपिटल M बाय L। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ कि मेरे को मास चाहिए किसका, Y लेंथ का और L माइनस वाई लेंथ का। तो यहाँ से मैं मास निकाल लूँगा Y लेंथ का और L माइनस वाई लेंथ का। तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ द चेन फॉर Y लेंथ। तो Y लेंथ के लिए जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, M बाई एल इंटू वाई। सिमिलरली किसका हम निकाल लेंगे, मास फॉर L माइनस वाई लेंथ। तो L माइनस वाई लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, M अपॉन L, और ये कितना हो जाएगा, L माइनस वाई, ठीक है। अब हम बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। जो पार्ट रेस्ट कर रहा है उसके लिए अगर हम बात करें तो उसका जो वेट जाएगा वो नीचे की तरफ जाएगा, और वेट कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा M बाई एल और L माइनस वाई। नॉर्मल रिएक्शन जो जाएगा किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है इनके बीच में। और चेन अगर नीचे की तरफ मूव कर रही है तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा किधर की तरफ, ऐसे इस पर फ्रिक्शन लग जाएगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, म्यू एन होगी, ठीक है। फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी म्यू एन होगी। एन की वैल्यू किसके बराबर होगी, जो चेन का मास पार्ट रेस्ट कर रहा है उसके वेट के बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो पार्ट रेस्ट में है, जो पार्ट रेस्ट कर रहा है टेबल पे, उससे हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, उससे हम वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रिक्शन की। तो सबसे पहले फॉर वर्टिकल फोर्सेस, तो वर्टिकली अगर हम फोर्सेस को बैलेंस करें तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा हमारे पास, जो कि बराबर होगा जो पार्ट रेस्ट कर रहा है उसके वेट के।
तो रेस्ट पार्ट कितना कर रहा है, m अपॉन एल, एल माइनस वाई इंटू जी। और जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स F बराबर होगा म्यू इंटू एन, म्यू और n की वैल्यू हो गई ये, तो ये हो जाएगा m अपॉन एल, एल माइनस वाई इंटू जी। इसको लिख दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब जो पार्ट लटक रहा है, उस लटक रहे पार्ट को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, तो यहाँ पर इसका क्या लगेगा, वेट लगेगा नीचे की तरफ, और ये वेट इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब इसकी वैल्यू किसके बराबर हो, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो। ठीक है, तो फॉर द हैंगिंग पार्ट टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, वेट जो हैंगिंग पार्ट का है वो बराबर होना चाहिए किसके, फ्रिक्शन फोर्स के। तो जो वेट है हैंगिंग पार्ट का वो किसके बराबर होगा, उसका मास हमने निकाल लिया था m अपॉन एल इंटू वाई, और वेट के लिए g से मल्टीप्लाई कर दिया। फ्रिक्शन जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, म्यू m अपॉन एल, और ये कितना आया था, l माइनस वाई इंटू जी। तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखो m से m खत्म, l से l खत्म, g से g खत्म, तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन बनी y इक्वल्स टू म्यू एल माइनस म्यू वाई। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, y की, तो इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, तो ये बन जाएगा y 1 प्लस म्यू, और ये हो जाएगा कितना, म्यू एल। तो y की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू इंटू एल। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, जो पार्ट हैंग कर रहा होगा और जिसके लिए जो चेन है वो किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लग रहा हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ आपकी जो क्वेरीज है उनको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। जैसे ही मैं आपके कमेंट्स को देखूंगा मैं उनका हैंड टू हैंड रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन थीटा। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस किया गया है एक सरफेस पर जो कि किस एंगल पर है, इंक्लाइनेशन थीटा पर। मान लेते हैं ये कोई वो ऑब्जेक्ट है। इट टेक्स टाइम टू रीच द बॉटम। इफ द सेम ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू स्लाइड डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ थीटा, इट टेक्स n times to reach the bottom where n is the number greater than 1, the coefficient of friction हमें बताना है। तो मान लेते हैं इसका मास m है, तो mg नीचे की तरफ जाएगा। अब इसके कंपोनेंट बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना, mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। तो फर्स्ट केस बना लेते हैं हम इसका। फर्स्ट केस में क्या होगा, जब प्लेन स्मूथ है। ठीक है, व्हेन प्लेन इज स्मूथ का मतलब है कि किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जब प्लेन स्मूथ होगा तो जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, mg sin थीटा के बराबर होगा। इसका मतलब जो बॉडी न्यूटन आएगी उस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो कितना लगेगा, g sin थीटा लगेगा। ठीक है, तो इन दिस केस न्यूटन्स लॉ से हम लिख सकते हैं कि जो ma है वो किसके बराबर होगा, mg sin थीटा के, और यहां से हमें दिख रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर हो गया, g sin थीटा के बराबर हो गया। तो मान ले अगर प्लेन जो है, ये जो बॉडी है वो s डिस्टेंस कवर कर रही है, तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड इक्वेशन क्या इक्वेशन है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, तो s इक्वल्स टू कितना, हाफ a की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, g sin थीटा। तो इसको लिख दिया मैंने g sin थीटा। टाइम हमें दिया है t स्क्वायर, इसको लिखा मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड केस जो है उसमें हम क्या कंसीडर कर लें, फ्रिक्शन कंसीडर कर लें यहाँ पर। तो अब इस पर लग गया फ्रिक्शन, यानी कि प्लेन हो गया रफ। तो अगर फ्रिक्शन लग जाता है तो mg sin थीटा तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा। अब नॉर्मल रिएक्शन जो है उसका भी रोल आ जाएगा n, क्योंकि यहाँ लग गया फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू n के बराबर होता है। तो सेकंड केस में तो यहाँ लिख लेंगे फॉर सेकंड केस में जब आप न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो वहाँ से इक्वेशन बनेगी ma इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस म्यू
एन की वैल्यू कितनी है, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन निकल के आएगा, कितना आएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है। अब हम इसके लिए वापस से क्या लगा लेंगे, न्यूटन की जो सेकंड इक्वेशन है वहाँ से हम फिर निकाल लेंगे कि जो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी। तो वापस से लगा दे तो क्या लिखेंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर भी जीरो, तो s इक्वल्स टू हाफ, a की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, g कॉमन आ गया, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और जो टाइम है वो कितना हो गया, n टाइम्स हो गया, तो इसको लिख देंगे हम एन टी स्क्वायर। तो ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही डिस्टेंस जो कवर हो रही है वो सेम है, दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हम बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 जी साइन थीटा टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर टी स्क्वायर। तो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो यहाँ 1/2 खत्म, 1/2 जी खत्म, टी स्क्वायर खत्म और टी स्क्वायर खत्म। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है, वो बन रही है साइन थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस एन स्क्वायर म्यू कॉस थीटा। ये इक्वेशन बन रही है हमारे पास। ठीक है, साइन थीटा वाले सब एक साइड कर लें तो क्या बनेगा, साइन थीटा वाले एक साइड कर लोगे तो एन स्क्वायर म्यू कॉस थीटा, और ये बन जाएगा साइन थीटा कॉमन आ गया, एन स्क्वायर माइनस 1, ये बन जाएगा। अब इसको कॉस थीटा की हमें वैल्यू चाहिए, म्यू की चाहिए, म्यू की चाहिए तो इसको ऐसे लिख देंगे, कैसे, एन माइनस 1 एन स्क्वायर सॉरी साइन थीटा अपॉन, ये डिवाइड हो जाएगा किससे, एन स्क्वायर कॉस थीटा से, तो एन स्क्वायर कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। तो म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 टेन थीटा अपॉन एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर से डिवाइड कर दो इसको तो बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर और इंटू टेन थीटा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, म्यू की वैल्यू हो जाएगी जो हमसे पूछी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें पूछा गया है, अ ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg has initial velocity of 10 meter per second down an inclination plane of angle 30 degree. The coefficient of friction between the block and the inclined surface is 0.2. The velocity of the block after it travels a distance of 10 meter. 10 मीटर की डिस्टेंस करने के बाद, कवर करने के बाद वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है, इसके फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, सुंदर डायग्राम। तो यहाँ पर एम जी, और ये हो जाएगा कितना, एम जी कॉस 30 डिग्री, और ये हो जाएगा कितना, एम जी साइन 30 डिग्री। क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन भी दिखाओ, और फ्रिक्शन फोर्स किधर जाएगा, पीछे की जाएगा, म्यू एन। तो एन जो है यहाँ से एन की वैल्यू हमें दिख रही है कितनी है, एम जी और कॉस 30 डिग्री। ठीक है, m जो है वो कितना है, 0.5 है, और g को ले लो आप 10, तो cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। फ्रिक्शन की जो वैल्यू निकालोगे, फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, म्यू इंटू एन। म्यू कितना है, 0.2, n की वैल्यू ये पूरी 0.5 इंटू 10 इंटू √3/2। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, फ्रिक्शन की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ से, तो न्यूटन्स सेकंड लॉ, तो न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या कहता है कि एम ए इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, जो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बन रहा है, माइनस म्यू एन। तो m सब जगह से कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो हर जगह से m कैंसिल हो जाएगा, m m m। तो एक्सेलरेशन जो बचेगा वो बचेगा g साइन थीटा। तो g की वैल्यू, g कॉमन ले लो, g ले लो 10 साइन 30 डिग्री माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.2, और ये कॉस 30 डिग्री। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर देते हो तो यहाँ से एक्सेलरेशन हमें मिलेगा कितना, 3.268 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अब हम यूज़ करेंगे न्यूटन की थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर गिवन है, 0 नहीं है, कितनी है 10 है, तो उसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन हमें निकाल लिया है, कितना है 3.268। और जो s है s की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी है 10 मीटर है, 10 मीटर वो नीचे चलता है, तो ये आ गया 10 मीटर। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद वेलोसिटी की जो वैल्यू मिलती है आपको वो कितनी मिलती है 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको जब सॉल्व कर लोगे तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 13 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ बॉडी ऑफ मास m रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर with which it has a coefficient of static friction mu. It is desired to make the body move by applying the minimum possible force F. The magnitude of F is. तो सबसे पहले तो कोई एक बॉडी बना लेते हैं। एक बॉडी बना ली हमने, ये हमने कोई एक बॉडी बना ली। ठीक है, बॉडी मतलब बॉडी, कोई भी पिंड बना लिया जिसको कहते हैं। तो इसका जो वेट है वो तो जाएगा नीचे की तरफ। मान लो इसका मास m है तो वो मास mg नीचे की तरफ गया वेट, और उसकी वजह से जो रिएक्शन आया r या n जो भी आप लिखना चाहो वो हो गया। लेट सपोज कि जो फोर्स है किसी एंगल पर लगा है, यहाँ पर लगा है मान लो f एंगल पर लगा है, और यहाँ से एंगल बना रहा है थीटा इंक्लाइनेशन, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा कितना f cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा f sin थीटा। क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा पीछे की तरफ, कितना हो जाएगा म्यू आर। तो सबसे पहले तो हमें वर्टिकली फोर्सेस को बैलेंस करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसकी, आर की, क्योंकि हमें चाहिए फ्रिक्शन फोर्स। तो वर्टिकली बैलेंस द फोर्स, तो वर्टिकली अगर बैलेंस करेंगे तो क्या दिख रहा है आर प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल रही है, कितनी मिल रही है एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये वैल्यू मिल गई हमें किसकी, आर की। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किसके बराबर है, फ्रिक्शन फोर्स एफ बराबर है म्यू आर के, तो उसको आप लिख सकते हो म्यू, और आर की वैल्यू कितनी हो गई एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ गई किसकी वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स की। अब ये जो बॉडी है ये आगे तभी चलेगी जब एफ कॉस थीटा जो है, ये जो एफ कॉस थीटा दिखाया गया है यहाँ पर, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो या बराबर हो किसके, फ्रिक्शन फोर्स के। तो बॉडी विल मूव कब, इफ एफ कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू आर, और म्यू आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ से अगर इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू, आर की वैल्यू रख देते हैं तो ये बन जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, ये बन रहा है, तो हमें जो f वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड रखना है, तो ये बनेगा f, इधर बन जाएगा cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू एम जी। ऐसे हो जाएगा ना, अगर जब हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से f की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये बनेगी कितनी, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन का नाम दे दिया फर्स्ट। अब हमें मिनिमम फोर्स निकालना है, तो ये फोर्स मिनिमम तभी होगा जब इसका डिनोमिनेटर यानी कि इसका हर जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉर मिनिमम फोर्स किसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा विल बी मैक्सिमम, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो इसको मैक्सिमम हम करेंगे अब, तो देखो क्या रिजल्ट मिलेगा, इसको कर देंगे हम यहाँ पर मैक्सिमम। तो मैक्सिमम करने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो डी अपॉन डी थीटा, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का, और ये किसके बराबर करना है, जीरो के। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा क्या, साइन थीटा माइनस का, माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो।
तो यहाँ से हमें मिलेगा टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, तो टेन थीटा म्यू मिल जाएगा, तो हमने बना लिया एक ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में ये हो जाएगा म्यू और ये होगा 1, तो ये हो जाएगा कितना 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो हो गई 1 अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हम वैल्यू रख देंगे किसकी, फोर्स की जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें साइन थीटा कॉस थीटा की, तो एफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू एम जी अपॉन साइन थीटा जो है कॉस थीटा जो है उसकी वैल्यू कितनी है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और जो साइन थीटा है वो कितना है म्यू स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि म्यू साइन थीटा है, तो म्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन के आएगा क्या, म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये बन के आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो मिनिमम फोर्स लगना चाहिए उसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, एफ मिनिमम की वैल्यू आ गई। चलिए साहब अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे, फिर भी कोई अगर डाउट है तो प्लीज़ अपनी जो क्वेरीज़ है उनको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। जैसे ही मैं आपके क्वेरीज़ को जो आपके डाउट्स को देखूंगा तो मैं आपका उनका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है if the coefficient of friction between an insect and bowl is and radius of bowl is r, find the maximum height to which the insect can crawl up in the ball। ठीक है, तो इसका हम पहले डायग्राम बनाते हैं जिससे हमें क्वेश्चन समझ में आएगा कि क्वेश्चन में एक्चुअल में है क्या। तो एक हेमिस्फेरिकल बाउल है ना, ये ऐसे कुछ करके बाउल है हमारे पास, ये बाउल है। ठीक है, और ये इसका सेंटर है ऐसे। अब इसमें इंसेक्ट यानी कि कोई कीड़ा चल रहा है, यहां पर कीड़ा बना दो, ये कीड़ा है, ये कीड़ा इसमें चल रहा है, और यहाँ जब ये कीड़ा इस सरफेस पर है तो इसको एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। नॉर्मल रिएक्शन जाएगा इसका किधर की तरफ, इसके सेंटर की तरफ, और इसका सेंटर होगा कहीं यहाँ पर ऐसे, तो ये नॉर्मल रिएक्शन गया ऐसे, नॉर्मल रिएक्शन गया। तो नॉर्मल रिएक्शन को लिख दिया मैंने किससे, आर से। इसका जो खुद का वेट होगा वो किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा ऐसे, तो वेट नीचे की तरफ हो गया। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये एंगल वर्टिकल से अगर थीटा बन रहा है तो इस लाइन को पीछे बढ़ाओ तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो एम जी इसके साथ है तो यहाँ पर एक कंपोनेंट आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। ठीक है, एम जी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट पीछे की तरफ आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा आ गया। अब उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि एम जी साइन थीटा इसको नीचे खींच रहा है तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, आगे की तरफ, और फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू आर। अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। ये जो डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया कितना, वाई, कितना मान लिया, वाई। और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हमने कंसिडर कर लिया कितना, एच। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है वहाँ से हमें क्या दिख रहा है, वहाँ से हमें दिख रहा है कि जो कैपिटल आर है वो बराबर है किसके, एम जी कॉस थीटा के, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बराबर है किसके, एम जी साइन थीटा के। फ्रिक्शन फोर्स है किसके बराबर, एम जी साइन थीटा के। तो फर्स्ट इसको लिखा और इसको लिखा सेकंड, और फर्स्ट को डिवाइड किया सेकंड से, तो हमारे पास बनेगा क्या सेकंड को डिवाइड किया फर्स्ट से, तो हमारे पास क्या बनेगा, टेन थीटा इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स अपॉन आर। अब फ्रिक्शन फोर्स अपॉन आर, यहाँ से हमें पता है कि एफ इक्वल्स टू होता है म्यू आर, तो ये किसके बराबर हो गया, टेन थीटा की वैल्यू बराबर हो गई किसके, म्यू के। टेन थीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई, म्यू के इक्वल हो गई। अब हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख गया, ये ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल में ये एंगल कितना है, थीटा है, ये है आर, और ये है कितना, वाई, यहाँ तक की डिस्टेंस। तो हमें ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, इसको आर नहीं, इसको स्मॉल आर ले लो यार, है ना। ये आर अगर तुमने रिएक्शन फोर्स को ले लिया है तो ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना। इसको तुम लिखो आर, इसको नीचे वाली को ले लिया इसको तुम ले लो स्मॉल आर ले लो इसको तो
तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ इस ट्राइंगल से टेन थीटा की वैल्यू आ रही है कितनी, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। तो यहाँ से भी टेन थीटा की वैल्यू मिल रही है और यहाँ से भी हमें किसकी वैल्यू मिल रही है, टेन थीटा की वैल्यू मिल रही है। दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमें इक्वेशन बनेगी म्यू इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है, क्या इक्वेशन बनेगी, म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखो हमें पूरा y की में चाहिए, तो इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये बनेगा क्या, वाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर ट्रांसपोज करके अगर इधर लेके आते हैं तो ये बनेगा वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस म्यू स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, आर स्क्वायर के। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, आर अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई, y की। हमें वैल्यू किसकी पूछी गई है, h की। तो h की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी r माइनस वाई। r माइनस वाई क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये अगर रेडियस है हेमिस्फीयर की तो ये पूरी डिस्टेंस भी कितनी होगी, रेडियस ही होगी। ये पूरी डिस्टेंस भी किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर ही होगी। तो r माइनस वाई निकालना है तो r, y की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी आ गई, r अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, r कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, हाइट की। कहाँ से, बॉटम से। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने इस लेक्चर में किए फ्रिक्शन के। इसके पहले फ्रिक्शन के हम ऑलरेडी 3 लेक्चर कर चुके हैं और आगे भी इस फ्रिक्शन के जितने हमें क्वेश्चन, पॉसिबल क्वेश्चन मिलेंगे, जितने अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे वो ज़रूर से ज़रूर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। यदि आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, यदि आपने इसके पहले के लेक्चर्स भी देखे हैं और हमारे चैनल के कंटेंट को, हमारे चैनल को आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।